हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हक। क्या पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन यहाँ रख सकूँ और उनकी सेवा कर सकूँ। काजल रोते हुए अपने पति विनोद को कह रही थी। ज़रूर है काजल, पर हुआ क्या है बाबूजी को, और ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, सुबह से शाम तक में ऐसा क्या हो गया जिसकी भनक मुझे नहीं है? आपको कैसे पता रहेगा जी? आप सुबह 8 बजे दुकान जाते हो और रात के 10 बजे घर लौटते हो, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर आपके पीठ पीछे घर पर क्या हो रहा है? और ऊपर से माँ जी कहाँ चाहती हैं कि उनका बेटा अपने ससुराल का हाल समाचार जाने। इसी बात का तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कहीं दूर हैं। क्या पहेलियाँ बुझा रही हो काजल? जो भी है साफ साफ कहो। काजल की तरफ देखते हुए विनोद कहता है। फिर काजल सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से बाबूजी का शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था और तबीयत खराब चल रही थी। गांव में उन्हें दिखाया गया, पर बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं बड़े भैया को बोली कि बाबूजी को लेकर यहाँ चले आएं, ताकि यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह सुबह आपके जाने के बाद बाबूजी को लेकर यहाँ आ गए और किडनी के जाने माने डॉक्टर से दिखा लाए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिख दी और इसी शहर में रहने की हिदायत दी। इसलिए मैं बाबूजी के रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे बाबूजी के यहाँ रुकने की बात पता चली, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझसे झगड़ने लगी, ये कहकर कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कोई इस घर में पनाह नहीं ले सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के यहाँ रहने की आदत हो गई तो बार बार आने की लत लग जाएगी उन्हें। ऐसा कहने के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर कहने लगी, मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे बेटे के कमरे में अपने बाप को ठहराने वाली तुम कौन होती हो? अपने बाप के घर से लाई थी क्या ये मकान जो किसी को भी यहाँ आश्रय दे रही हो? ये मेरा घर है, रोहिणी निवास कोई धर्मशाला नहीं जो अपनी मनमर्जी करोगी। माँ जी की चीखती हुई आवाज़ सीधा बाबूजी और बड़े भैया के कानों में पड़ी और वो अपना सामान बांधकर जा ही रहे थे कि माँ बाबूजी को भला बुरा कहने लगी। शर्म नहीं आती है बेटी के घर बीमारी का बहाना लेकर रहने में? यह आपकी बेटी का ससुराल है, कोई सराय खाना नहीं। कुछ तो शर्म किया होता समधी जी। बाबूजी की बेइज्जती और अपमानित करने के बाद बड़े भैया को ताना देने लगी। अरे, इतनी ही चिंता है अपने बाबूजी की तो ले जाओ किसी होटल में रखो। सब कुछ फ्री में ही चाहिए क्या जो मुंह उठाकर बहन के ससुराल चले आए? माँ जी की ऐसी बातें सुनकर बाबूजी सुन्न हो गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे नस काटो तो खून नहीं। कितना बड़ा लांछन लगा दिया गया एक बीमार पिता के ऊपर। अच्छा हुआ जो भैया तुरंत बाबूजी को अस्पताल के निकट एक कमरे में ठहरा दिए। अगर यहाँ रहते तो जीते जी मर जाते और बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती है। कहते कहते काजल सिसक उठी। काजल को यूं सिसकते देख विनोद उसे पानी देता है और कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ काजल, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं शांत हो जाऊँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज तो फैसला होकर रहेगा। अरे, मैंने अपनी सारी जवानी आपके माँ बाबूजी की सेवा में बिता दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे कौड़ी या कोई संपत्ति नहीं चाहिए थी। सिर्फ मुझे मेरा और मेरे मायके वालों का सम्मान मांगा था, पर मुझे आज तक नहीं मिला। कहते कहते काजल का गला भर आता है। फिर कुछ देर शांत होकर कहती है, आज आप मुझे ये बताओ कि क्या ये घर सिर्फ माँ बाबूजी का है? हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। हमने अपने शादी के 20 साल दिए हैं इस घर को सींचने में, फिर भी इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा घर कौन सा है जी
जिसे मैं हक से अपना कह सकूं। अगर बहुओं के लिए घर की जिम्मेदारी और काम है तो फिर घर पर हक क्यों नहीं? क्यों हमें इस घर से वंचित रखा जाता है विनोद? क्यों हम अपने रिश्तेदार को यहाँ नहीं बुला सकते? अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरा घर चाहिए जिसे मैं हक से अपना कह सकूं। कहते कहते बार बार काजल फपक पड़ी थी, पर आज वो चुप नहीं रहना चाहती थी। पिछले 20 सालों से भरे दर्द के गुब्बार आज फट जाना चाहता था। अरे बाबूजी कौन सा शौक से आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने? वो तो उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। अगर उनका बस चले तो वो बेटी के घर का पानी तक ना पिए, और शुरू से वही तो करते आए हैं। आज तक तो कभी अपनी बेटी के ससुराल में कदम तक नहीं रखे, क्योंकि उन्हें पता था माँ जी का स्वभाव। वो तो मेरे जिद करने पर आ गए, और मेरी जिद की वजह से ही उन्हें ये बेइज्जती सहनी पड़ी। मैं पूछती हूँ, क्या यही है माँ जी के संस्कार जिसका बखान दुनिया के सामने करती रहती हैं? काजल आक्रोश और दुख से भरकर अपनी वेदना विनोद को कह रही थी। आज माँ जी का व्यवहार विनोद की आंखों में भी खटक सा गया। वो तुरंत काजल का हाथ पकड़ा और अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ रोहिणी जी अपने पति सुरेश जी को आज सुबह हुए घटना की चर्चा कर ही रही थी, जिसमें वो काजल के परिवार वालों पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए कह रही थी, विनोद के बाबूजी, ये तो बहू के परिवार वाले हैं, सबके सब भिखारी हैं। देखिए तो कैसे 2 पैसे बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए थे। शर्म भी नहीं आता है ऐसे बिन बुलाए भिखारियों को? ऐसा कह ही रही थी रोहिणी की विनोद पीछे से चिल्लाता है। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, वो भी बीमार आदमी के लिए? छी, शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी छोटी सोच पर। माँ, वो काजल के जन्मदाता हैं, कुछ तो लिहाज किया होता उनका। और वे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे, बल्कि काजल ने बुलाया था। अगर यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता? माँ, आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ जाते हो ना, तो फिर काजल के बाबूजी क्यों नहीं आ सकते? अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा अपमान करता तो आपको कैसा लगता? माँ, कुछ तो रिश्तों का मान रखिए माँ। और अगर काजल के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रहकर करते तो इसमें क्या बुराई थी? आखिर ये अगर उनकी बेटी का भी तो है। खबरदार जो ऐसा कहा विनोद। ये घर मेरा है, और इस घर में किसे रहना है और किसे नहीं, ये हम और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगे, बहू या तुम नहीं। रौब से चिल्लाते हुए सुरेश जी कहते हैं। ठीक है बाबूजी, यदि ये घर आपका है तो अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जहाँ इंसानियत की कोई जगह ना हो, जहाँ घमंड और रौब का बोलबाला हो, उस घर में मैं अब और नहीं रह सकता। हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर विनोद जाने लगा कि तभी रोहिणी जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा? तू चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे बेटा? मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। चाहिए तू तू अभी के अभी बहू के बाबूजी को बुला ला। मैं अपने हाथों से उनका कमरा ठीक कर दूंगी, पर घर छोड़कर जाने की बात मत कर। खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार सा बेटा और काजल जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से डरकर रोहिणी जी कहती हैं। अपने पर आई तो बात समझ में आई माँ जी। यहाँ 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हूँ, इसलिए हमारी कदर नहीं है आप लोगों की नज़रों में। 20 साल हो गए माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, पर आज भी मैं अपने किसी परिवार को यहाँ नहीं बुलाई और ना ही बुलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का नेचर। पर इस बार तो आप हद ही पार कर गईं। मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू दे गईं। क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो एक बेटी के बाप हैं और बेटी के कहने पर यहाँ चले आए। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले इस घर में रहूं या ना रहूं, पर आप आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत पाल कर रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है
उसको मैं कभी नहीं भूल सकती माँ जी। ऐसा कहकर प्रतिमा अपने कमरे में चली जाती है और प्रशांत भी प्रतिमा के पीछे पीछे चला आता है। सुबह जब प्रतिमा अपना सामान बांध रही थी तो प्रशांत प्रतिमा को आवाज़ लगाता है, प्रतिमा जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। प्रतिमा भागकर आती है और देखती है उसके बाबूजी और बड़े भैया सुरेश जी और रोहिणी जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। प्रतिमा पकड़कर बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया को देखती है। तब बड़े भैया कहते हैं, सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी आए हमारे कमरे में जहाँ हम लोग रुके थे और काफ़ी मिन्नतें करने लगे। अपने किए की माफ़ी मांगने लगे तो हमें आना ही पड़ा। अरे बहू, अब खड़ी ही रहोगी या अपने बाबूजी को अपने कमरे में ले जाओगी? और हाँ, इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए प्रशांत बेटा। ऐसा कहते हुए सुरेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रोहिणी जी कहती हैं, समधी जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक बेझिझक आराम से यहाँ रहिए, आखिर ये आपकी बेटी का घर है।